हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट का क्लास 12th का पहला ग्रुप जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारी बातें उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उन सब को रिकलेक्ट करते हुए अपने इस ग्रुप में एनसीईआरटी को फोकस करते हुए उसके क्वेश्चंस को हम लोग इस पार्ट को स्टडी करेंगे। देखिए, नाइट्रोजन की फैमिली में हमारे पास ये 5 मेनली मेंबर दिखाए गए हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 7, 15, 33, देन 51 एंड देन 83 ये हमारे पास है। मास भी देख सकते हैं आप, 15, 31 एंड सो ऑन, बट मास की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ रिलेटेड विद द अबंडेंस इन नेचर, कि नेचर में ये कहाँ कैसे पाए जा रहे हैं। तो अगर आप एयर के अंदर देखें तो एयर के अंदर नाइट्रोजन नंबर 1 रैंक्ड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 78% वॉल्यूम नाइट्रोजन ने एक्वायर किया हुआ है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर इसका रैंक डेफिनेटली नंबर 1 है। बट अगर मैं अर्थ क्रस्ट में देखूं तो अर्थ क्रस्ट में नंबर 1 ऑक्सीजन है, रादर नाइट्रोजन तो कहीं ठहरता ही नहीं है। कोई आई थिंक 33rd रैंक है उसका, मतलब बहुत ही थोड़ा प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन अर्थ की क्रस्ट में। वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स है, लाइक सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स है, अमोनियम साल्ट्स की फॉर्म में है। एटमॉस्फेयर के अंदर वो N2 की फॉर्म में है, मतलब फ्री फॉर्म में है। तो ये अबंडेंस की बात थी। वहीं फॉस्फोरस को देखूं मैं तो फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम, इवन ppms में रिपोर्टेड है उसका वैल्यू, फोस्फीन गैस की फॉर्म में होता है। हाँ, अर्थ क्रस्ट में वो इन द फॉर्म ऑफ फोस्फेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है। बहुत ज़्यादा में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रैंक है हायर, वही लोअर रैंक्स ही हैं, 22nd और 23rd समथिंग ऐसा ही है। वो 33rd था, इसका मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट ऐसा ही कुछ है। काफ़ी बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस अर्थ की क्रस्ट में नहीं प्रेजेंट रहता। हाँ, फोस्फेट की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में, और फोस्फीन की फॉर्म में बहुत ही थोड़ा एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि बाकी तीनों एलिमेंट्स की बात करूं तो ये तीनों एलिमेंट तो बहुत ही थोड़े आपको अर्थ क्रस्ट में दिखाई देते हैं, बहुत ही माइक्रो अमाउंट्स में ये अवेलेबल रहते हैं। एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है पीरियोडिकली ये जो 14 और इससे पीछे के ग्रुप्स हैं उनसे इसका साइज़ छोटा है, लेकिन 16, 17 से इसका साइज बड़ा रहता है नाइट्रोजन का, और ऐसे ही हर एक मेंबर का। डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज़ में ग्रेजुअल इंक्रीज़ आता है। जैसे आप नाइट्रोजन का साइज़ देखें तो वो 70 पिकोमीटर के आसपास है, और बिस्मथ पे आएंगे तो वो 148 पिकोमीटर के आसपास है। तो साइज़ में इंक्रीज़ होता है। 70 के बाद ये लगभग 110 को टच करेगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। बट उसके बाद यहाँ तक आते हुए सिर्फ 30-40 पिकोमीटर का डिफरेंस क्रिएट होता है। 148 तक ये साइज़ ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, जैसा कि नॉर्मल रूटीन ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस का। आयनिक रेडियस की मैं बात करूं तो आयनिक रेडियस भी नीचे जाते हुए बढ़ती है। नाइट्रोजन की आयनिक रेडियस अगर मैं देखूं N3 नेगेटिव, तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। एटॉमिक रेडियस 70 के आसपास बता रहा था, आयनिक कुछ 170 के आसपास मिलेगी, मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ होता है N3 नेगेटिव का। इसका उससे भी बड़ा हो जाता है, इसका उससे भी बड़ा हो जाता है, लेकिन इनका फिर घटना शुरू हो जाता है। एक्चुअली कारण क्या होता है, ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों स्पेशली मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इनका आयन एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रिजल्टिंग इनका साइज़ बड़ा है, नीचे जाते हुए घटता है, इसका साइज़ फिर छोटा होता है। हाँ, इन दोनों में देखेंगे तो फिर इसका बढ़ जाता है, वो नॉमिनल सा डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक साथ समझ लेते हैं। आसान सी बातें हैं। पहले आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ। अगर मैं इसके नेबरर ग्रुप 14 वालों को देखूं, जहां मेरे पास कार्बन सिलिकॉन आएंगे, और ग्रुप 16 वालों को देखूं, जहां मेरे पास ऑक्सीजन सल्फर आएंगे, तो नॉर्मली हमने पढ़ा है इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट पे आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज होता है। लेकिन पर्टिकुलरली जब आप 15 to 16 जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शनल डिक्रीज है। यहाँ से यहाँ आएंगे इंक्रीज है, नेचुरल है, वो होता ही है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। बट यहाँ से यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शनल डिक्रीज आता है, क्योंकि नाइट्रोजन और इसकी फैमिली के मेंबर्स सभी P3 कॉन्फ़िगरेशन रखे हुए हैं। पूरी नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NH2NP3 है,
और ये P3 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल पड़ता है। ग्रुप 16 के मेंबर से एक्सेप्शनली ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई पोजेस करते हैं। डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, वो नॉर्मल ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जहाँ तक बात है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं रहती है। वही हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ज़्यादा अच्छे से नहीं लेना चाहते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जहाँ तक बात है तो हम लोग जानते हैं इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा नाइट्रोजन, बट ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम हो जाएगा। नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है। डाउनवर्ड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर वो घटता जाएगा। ये बिल्कुल कॉमन ट्रेंड जो हमें 11th में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने समझाए उसको एज इट इज़ यहाँ पे पिक करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर घटेगी, इधर बढ़ेगी, इधर वालों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और इधर वालों से कम। अगला पॉइंट देखें, मेटेलिक नेचर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लेने का टेंडेंसी मैं बता रहा था आपको। यहाँ पे नाइट्रोजन टिपिकली एक नॉन मेटल की कैटेगरी है, फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल की कैटेगरी है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। ये आपके पास मेटेलॉइड है और फिर यहाँ नीचे जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर लगातार बढ़ता जाता है। तो मेटेलिक नेचर डाउनवर्ड मूवमेंट पे इस ग्रुप में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि किस स्टेट में ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फॉस्फोरस को देखें तो वो P4, आर्सेनिक को देखें तो वो AS4, इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि एंटीमनी और बिस्मथ पे जब मैं जाऊं तो क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर काफ़ी हावी हो जाता है तो उस टाइम पे इनका एग्जिस्टेंस कुछ मेटालिक सॉलिड्स जैसा दिखाई देगा, जिसमें मेटल इस तरह से कर्नल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के यहाँ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इनके बीच में मेटालिक फोर्सेस होंगे। इस बात को आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे चल के अच्छे से समझिएगा। पहले एक बार स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात पूरी कर लेता हूँ। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि ये सभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो क्या वजह है नाइट्रोजन के गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करने की? सी हेयर, नाइट्रोजन का जो सीन है वो इस तरह का एग्जिस्टेंस रहता है, जिसमें नाइट्रोजन की 2p ऑर्बिटल्स साइड्स ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बनाए होती हैं। लाइक ये पाई बॉन्ड एक बना होगा, ये पाई बॉन्ड दूसरा बना होगा और एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा। तो ये 2 पाई मैंने यहाँ ऑलरेडी दिखा दिए हैं आपको। तो नाइट्रोजन इस तरह से N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन की 2p ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन की 2p ऑर्बिटल से साइड्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाती है। फॉस्फोरस का सेम सीन होता है, सेम सीन विद 3p ऑर्बिटल्स नाउ। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो भी पाई बॉन्ड बनाना चाहता है, बट 3p में गैप ज़्यादा हो जाने की वजह से साइड्स ओवरलैप की फिजिबिलिटी नहीं रहती। अगर हम कभी भी p और p में साइड्स ओवरलैप ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे, मतलब p इस तरह से p2 की फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, कर ही नहीं सकता। पाई बॉन्ड्स वो इस तरह से बना ही नहीं सकता। तो फिर वो अपने अंदर ऑक्टेट क्रिएट करने के लिए P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 4 फॉस्फोरस एटम कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि वो इस तरह से P4 में अपना स्टेबल फॉर्मेट एक्वायर कर लेते हैं। ये P4 है फॉस्फोरस, वो P2 की तरह से एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था, साइड्स ओवरलैप पॉसिबल नहीं थी इनकी p ऑर्बिटल्स में। ऐसे ही सेम आर्सेनिक AS4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और नीचे वालों का तो मैं बोल ही चुका हूँ, वो कुछ मेटालिक कैरेक्टर एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। अब स्टेट को लेके समझिए, जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। उनके मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे वीक लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल जहाँ तक बात है वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट आप देखिएगा वो बड़े साइज का मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू N2। नाइट्रोजन के तो ये 2 छोटे छोटे एटम आपस में जुड़े और N2 का एक मॉलिक्यूल बन गया। फॉस्फोरस के बड़े एटम्स और 1-2 नहीं 4 जुड़ रहे हैं, रिजल्टिंग ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का इतना सा और ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल इतना बड़ा। तो लंडन फोर्सेस डेफिनेटली साइज पे डिपेंड करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस, लंडन फोर्सेस फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स में
बहुत ही ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की जहाँ तक बात होगी तो P4 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट N2 से ज़्यादा होगा। चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट देख लें चाहे मेल्टिंग पॉइंट देख लें, वो P4 का N2 से ज़्यादा होगा। हालांकि थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो N2 की P4 से ज़्यादा होगी, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी तो बॉन्ड बिटवीन N एंड N डिपेंड करती थी, कोवेलेंट बॉन्ड्स पे डिपेंड करती थी कि कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये बॉन्ड क्योंकि NN में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ट्रिपल बॉन्ड था, जबकि ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये जल्दी टूट सकता है। तो थर्मली N2 ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू P4। बट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता था, रिजल्टिंग P4 ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, या आप कहें डाई नाइट्रोजन। तो ये तो नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को लेके पॉइंट था, जो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सभी सॉलिड थे एक्सेप्ट नाइट्रोजन। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को मैं कैसे यहाँ पे रीड करता हूँ, कैसे मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ। तो मैंने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं नीचे जाते हुए, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ते होंगे। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट पे जाके जब मैं देखता हूँ तो यहाँ तक तो वो मुझे बढ़ते नज़र आते हैं आर्सेनिक पे, लेकिन उसके बाद एकदम शार्प डिप आता है एंटीमनी पे, यहाँ काफ़ी कम हो जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और फिर बिस्मथ का तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बिस्मथ का एंटीमनी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हम लोग डाटा पे ये सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ देखें कि यहाँ पे डिप क्यों हुआ। आर्सेनिक से जब हम एंटीमनी पे जा रहे हैं तो आर्सेनिक से एंटीमनी पे जाने पर ये डिप हमें क्यों नज़र आया, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है। आप सॉलिड स्टेट को रिकॉल कर सकते हैं। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब मैं नाइट्रोजन की सॉलिड फॉर्म की बात कर रहा हूं, जहां नाइट्रोजन के पार्टिकल ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। फॉस्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब मैं फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, जहां फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में कनेक्टेड होंगे। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड स्टेट में ही डिस्कस कर रहे हैं हम। आर्सेनिक का मॉलिक्यूल तो एटम जो है वो तो और भी बड़ा था, तो और बड़ा है तो उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा हो रहा है तो वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें तो कुछ 1080 केल्विन के आसपास आती है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो एकदम मेल्टिंग पॉइंट घट क्यों गया। एक्चुअली यहाँ तक मॉलिक्यूल्स में वंडरवॉल फोर्सेस थे जो साइज बढ़ने से बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद ये मेटालिक फोर्स शुरू हो गए हैं, जो जरूरी नहीं है साइज बढ़ने के साथ बढ़ते हों, घट भी सकते हैं, यहाँ घटते हैं। सी हेयर, अब थोड़ा रिकॉल करना होगा आपको। यहाँ मैंने जनरल लेक्चर में जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे थे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझाया है। वहाँ मैंने कहा कि जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं वो आयनिक हो सकते हैं, वो कोवेलेंट हो सकते हैं विद नेटवर्क। सॉलिड स्टेट में भी ये बात बताई थी कि वो कोवेलेंट विद नेटवर्क हो सकते हैं, वो मेटालिक हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और वो वंडरवॉल फोर्सेस हो सकते हैं। ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड विद नेटवर्क हो या मेटालिक बॉन्ड हो, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो मॉडरेट बॉन्ड है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। वंडरवॉल फोर्सेस वो वीकेस्ट फोर्सेस हैं जो साइज बढ़ने से बढ़ते हैं। तो आप रिकॉल कीजिए, इनके लिए नहीं बोला कि ये साइज बढ़ने से बढ़ते हैं, ये साइज बढ़ने से घटते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एग्जाम्पल बताता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, डायमंड का केस रिकॉल कर लीजिए और सिलिकॉन का केस रिकॉल कर लीजिए। स्ट्रक्चर सेम होता है, जहाँ एक कार्बन 4 कार्बन से लिंक होकर नेटवर्क बनाता है, ठीक वैसे ही सिलिकॉन भी 4 सिलिकॉन के साथ लिंक होकर नेटवर्क बनाता है। क्योंकि साइज बढ़ गया है, बॉन्ड वीक हो जाएगा।
लेकिन वंडरवॉल फोर्सेस में, आप मॉलिक्यूलर फोर्सेस में ये पॉइंट ऐसा नहीं कहते। वंडरवॉल फोर्सेस साइज बढ़ने से बढ़ते हैं, जबकि कोवेलेंट फोर्सेस या आयनिक फोर्सेस साइज बढ़ने से बढ़ेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम घटते हैं, कभी कभार कहीं फ्लक्चुएशन दिखाई दे जाता है। तो इन दोनों में आयनिक बॉन्डिंग थी, मेटालिक बॉन्डिंग थी, सॉरी, इन दोनों के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग थी, और मेटालिक बॉन्डिंग साइज बढ़ने के साथ घटती है, रिजल्टिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करें और इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करें तो इसके मेल्टिंग पॉइंट में आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। ये बिस्मथ का आपको यहाँ एंटीमनी से कम मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्वेबल होगा, बिस्मथ का एंटीमनी से कम मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्वेबल होगा। यहाँ तक बढ़ता जाएगा, फिर थोड़ा सा डिक्रीज़ आएगा और फिर डिक्रीज़ ही रहेगा। ये डेटा पे आप एग्जैक्टली जाके बात कीजिएगा, लेकिन आप समझिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी N2P4AS4, जबकि इनकी एग्जिस्टेंस मेटालिक फॉर्म में थी। इनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ डिफरेंट था और इनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ डिफरेंट था। इसको इस तरह से भी कई बार एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि नीचे की तरफ ये +3 स्टेट दिखाते हैं और ये +5, मतलब ये 5 वैलेंसी शो करते हैं और ये 3 वैलेंसी शो करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5 के साथ ज़्यादा हो जाता है। बट आप जिस तरह से मैंने बताया है, इस पॉइंट को आप याद रखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा सुइटेबली ये एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, जबकि ये मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटालिक फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वंडरवॉल फोर्सेस साइज बढ़ने से बढ़ते थे, इनके लिए ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी इस पर्टिकुलर फैमिली की। तो हालांकि डिटेल में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो कुछ स्पेशल नहीं है मेरे पास अब बताने का। यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो -3 से लेके आपको +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई गई थी कि ये -3 to +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। डिटेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप इसकी, तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे, +3 और +5। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दिखाते हैं अलोंग विद पॉजिटिव ऑल्सो। नाइट्रोजन ने वाइड वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया था, स्टार्टिंग फ्रॉम -3, -2, -1, +1, 0, +3, +2, +5, +4, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोग नाइट्रोजन की ऑलरेडी पढ़ के आए थे। हालांकि वो बॉन्ड सिर्फ 3 बनाता था नॉर्मल सिचुएशंस पे। क्या हुआ, ज़्यादा किसी ने मांगा तो चौथा बॉन्ड बना लिया कोऑर्डिनेट, उसी टाइम उस पर प्लस चार्ज आ जाता था। ये अमोनियम मैक्सिमम वैलेंसी 4 पोजेस करता था, बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +5 तक जा सकती थी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी तो फ़िलहाल इस केस में वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे रहा है डोनेशन के लिए। अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को ये दे रहा हो तो उस सिचुएशन में इसके ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकती थी। एक रिकॉल कर सकते हैं आप एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है, जहाँ आप नाइट्रोजन को बॉन्ड तो 4 बनाते पाएंगे बट ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 एग्जिस्ट करती है। तो जो भी स्पीसीज, अब चाहे वो नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो, वो अगर मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करते हों, लाइक मेरे पास HNO2 है, मेरे पास H3PO3 है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नाइट्रोजन इन बिटवीन द 2, मैक्सिमम +5 होती है, मिनिमम -3 होती है, तो इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। और सेम फास्फोरस भी यहाँ पे इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो इस तरह की स्पीसीज को जब हीट किया जाता है तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस शो कर सकती हैं, रादर करती हैं। जैसे H3PO3 है, उसको मैं हीट कर दूं तो वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कुछ स्पीसीज को जनरेट करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। सेम HNO2 के साथ भी होता है। बट अगर मैं HNO3 ले लेता हूँ और उसके साथ मैं कुछ डिसप्रपोर्शनेशन सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्व करना चाहूँ,
या H3PO4 ले लूं और उसके साथ मैं डिस्प्रपोर्शनेशन ऑब्जर्व करना चाहूं तो डिस्प्रपोर्शनेशन असंभव है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता। रिजल्टिंग ये कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखा पाएंगे। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर पाएगा HNO3 या H3PO4? तो डेफिनेटली +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, घटा के वो +3 +1 या -3 बनाना चाहेगा, मतलब रिडक्शन करना चाहेगा। और रिडक्शन करना चाहेगा तो डेफिनेटली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर पाएगा। ये दोनों तरह से एक्ट कर पाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। लेकिन अगर मुझे कोई NH3 दे देता है जहां N-3 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रखा हुआ है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को फर्दर घटा नहीं सकता, सिर्फ बढ़ा सकता है। यानी कि ये सिर्फ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी भी एक्ट नहीं कर सकता। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को फ्रीक्वेंटली यहाँ देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे ग्रुप 15 के लिए, वो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 है जो हमें स्टडी करने हैं। तो यहाँ पे ये सभी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आपको दिखाए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब हाइड्राइड बनाए हुए हैं। जनरल हाइड्राइड का फॉर्मूला अगर आप देखें तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं EH3 टाइप का हाइड्राइड है। तो इन हाइड्राइड्स की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है, तो उसमें सबसे पहला तो मैं बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूँगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी, बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रक्चर दोनों पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी पे, देन बेसिक कैरेक्टर पे, देन मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे, और एट द लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो ये प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमें यहाँ पे स्टडी करनी होगी। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को लेके बातें करता हूँ। नाइट्रोजन को देखिए आप, ये नाइट्रोजन है, जहाँ नाइट्रोजन की ये 3 p ऑर्बिटल्स दिखती हैं और एक स्फेरिकल S। जनरल कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लीजिए, NS2 NP3 सभी का यही कॉन्फ़िगरेशन है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और P में एक इलेक्ट्रॉन। सपोज़ कीजिए ये नाइट्रोजन के लिए दिखा रहा हूँ। वहीं अगर मैं बिस्मथ के लिए आपको दिखाऊं तो बिस्मथ के केस में ये p ऑर्बिटल्स 5p बन जाएंगी, 2 3 4 5 6p बन जाएंगी। तो 6p में आपके पास ये 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड सेम 6p में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक वैसे ही दिखा रहा हूँ। अब क्या होता है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता था कि 3 H आएंगे और यहाँ पे ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही 3 H आएंगे और यहाँ पे ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। क्योंकि p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, द एंगल मस्ट बी 90 डिग्री हेयर एंड 90 डिग्री हेयर। तो यहाँ तो वो बॉन्ड एंगल 90 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे फिर पैदा हुआ एक कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन, एक कहानी जो हमें बताती कि ऑर्बिटल्स बिफोर गोइंग फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन अपने कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस करती हैं, अपनी एनर्जीज में कुछ चेंजेस करती हैं। ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p ओवरलैप नहीं करती। c अगर आप एनर्जी के ग्राफ पे देखें तो ये मेरे पास s ऑर्बिटल था नाइट्रोजन का और ये मेरे पास p ऑर्बिटल था नाइट्रोजन का। एज इट इज़ ये बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। ओवरलैप बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि p ऑर्बिटल डायरेक्शनल है, s और s का ओवरलैप इतना अच्छा नहीं होता, एक 1s को छोड़ दूं तो, बट p और p का ओवरलैप बहुत ही बढ़िया होता है। रादर जितना ज़्यादा p कैरेक्टर होता है ऑर्बिटल में उतना बढ़िया ओवरलैप कर सकती हैं ऑर्बिटल्स, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकती हैं। एक 1s का एक्सेप्शन छोड़ दीजिए आप, वहाँ पे ss ओवरलैप बहुत अच्छा होता है, अदरवाइज हमेशा pp ओवरलैप प्रेफर्ड है। यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो 100% p है, मतलब अगर आप किसी S से ओवरलैप कराना चाहेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया से कर पाएगी। 1s और 2s का ओवरलैप उतना अच्छा नहीं होगा जितना 1s और 2p का ओवरलैप होगा। तो ओवरलैप करने में ये परफेक्ट थी, एज इट इज़ ओवरलैप कर सकती थी, लेकिन क्योंकि एनर्जी ज़्यादा थी इसलिए बॉन्ड बनाने में थोड़ी दिक्कत थी। रिजल्टिंग ये दोनों ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करती हैं और मिक्स होके
ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी बनाती हैं। ये चारों की एनर्जी बराबर है, इनकी एनर्जी घट गई, इसने थोड़ी सी बढ़ा ली अपनी एनर्जी सो दैट थोड़ा सा पी करेक्टर मिल जाए, ताकि उसका भी ओवरलैप अच्छे से हो पाए अगर उसको फ्यूचर में करना हो तो ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाती हैं। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन की कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया करते हम, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाती थी। sp3 हाइब्रिडाइज्ड में एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे, वही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, रिजल्टिंग एक पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर बनता था। जो एंगल रहता था वो एंगल होता था 107 डिग्री। आइडियली sp3 में 109 होना चाहिए, बट एक लोन पेयर उन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करके एंगल को रिड्यूस करके 107 डिग्री कर देता था। तो ये अमोनिया का पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करते। लेकिन इन सभी मॉलिक्यूल्स में जहाँ तक बात है, हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं थी, सिर्फ अमोनिया के अंदर होती थी। इन सभी को जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती एक नाम दिया गया था ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। ड्रैगो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड या 6th पीरियड के मेंबर्स जब भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन करते ही नहीं हैं, एज इट इज़ ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाती हैं, रिजल्टिंग एंगल हमें लगभग 90 डिग्री के आसपास मिलता। चाहे आप PH3 को देखें, चाहे आप ASH3 को देखें या बाकियों को देखें, आप सभी में एंगल डेफिनेटली 109 या 105 नहीं पा रहे थे, रादर काफ़ी कम, नियर टू p ऑर्बिटल्स एंगल 90 डिग्री पाते थे। सी हियर, जैसे मेरे पास ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं, अब इन 3 p ऑर्बिटल्स में एक एक H आना है, एक H यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ऐसे परपेंडिकुलर दिखा रखी है मैंने। तो ये 3 p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर हैं, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। अगर आप आइडियली देखें, एक H यहाँ लगाया मैंने, एक H यहाँ लगाया और एक H यहाँ लगाया, ऐसे। अब एंगल 90 है बट शेप तो वैसा ही है, पिरामिडल जैसा ही। अमोनिया में बस वो एंगल 107 थे पिरामिडल होने की वजह से, और अगर मैं 90 पे 3 H को रख देता हूँ तो भी शेप तो मेरा पिरामिडल ही है। देखिए सभी 90 डिग्री पे पकड़े हुए हूँ मैं, और अगर ऐसे इसको रख दूँ अभी भी सभी के बीच में 90 डिग्री एंगल ही है। नाउ द शेप इज़ जस्ट पिरामिडल। तो सभी का स्ट्रक्चर डेफिनेटली पिरामिडल होगा, बट बॉन्ड एंगल्स को जहां तक मैं एनालाइज करूंगा तो बॉन्ड एंगल्स अमोनिया का बहुत ही ज़्यादा है 107 डिग्री, और बाकियों का 90 के आसपास। अगर एग्जैक्टली डेटा को जाके आप देखेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल 107 है, इसका कुछ आपको 92 के आसपास दिखाई देगा, देन इसका और कम हो जाएगा 91, इसका और कम हो जाएगा 90.5 और इसका और भी कम 90। एग्जैक्ट आप बुक पे डाटा देखना, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर था। सी, ये आपका पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर था जिसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर पड़ा हुआ था और 3 बॉन्ड्स थे। वहीं PH3 को अगर आप देखें तो वो भी पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर था, ठीक वैसा ही पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर था, लेकिन जो लोन पेयर था वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं था, वो s ऑर्बिटल में था। उसका s तो p में ओवरलैप हुआ ही नहीं है, s एज इट इज़ यूं का यूं पड़ा है। किसने बताया मुझे? बॉन्ड एंगल्स ने, जो 90 के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इनमें s घुसेगा उतना इन ऑर्बिटल्स में एंगल बढ़ता जाएगा। अगर ये एंगल 180 हो जाए तो मतलब 50% ऐसे। मैं बहुत बार ये 11th क्लास से एग्जांपल बताता आ रहा हूँ आप लोगों को। अगर एंगल 120 है बिटवीन द ऑर्बिटल्स तो एस कैरेक्टर 33% है। अगर एंगल 109 है तो एस कैरेक्टर 25 है, और क्योंकि यहाँ पे तो एंगल 107 है तो मतलब एस कैरेक्टर और भी कम हो गया होगा 24.3। वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारा काम नहीं है यहाँ पे इस लेवल पे, बट वो हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन करना चाहें तो। थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम बात नहीं कर रहे। p ऑर्बिटल क्योंकि एंगल 92 के आसपास ही है तो मतलब अगर इन p में s घुसा भी होगा तो वो मियरली कुछ 1% से लेसर ही घुसा होगा, यानी कि मिक्सिंग हुई ही नहीं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। तो ये s ऑर्बिटल का ये लोन पेयर बिल्कुल स्फेरिकली यहाँ पड़ा होगा p के चारों तरफ।
इसकी तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो एक डायरेक्शनल कैरेक्टर है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, जबकि यहाँ पे वो स्फेरिकल पी पड़ा हुआ है। इस लोन पेयर को छोड़ो और इन एच को देखो जो इस पी के साथ जुड़े हैं एज इट इज़, ऐसे ही बिना किसी हाइब्रिडाइजेशन के। और अब मैं फाइनली अगर BiH3 पे आ जाऊँ तो BiH3 भी ऐसा ही पिरामिडल दिखेगा आपको विद s ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर। दोनों में क्लियर डिफरेंस देखिए। अब मुझे बॉन्ड एंगल देखना था, तो इसका बॉन्ड एंगल तो मुझे समझ में आ चुका कि जो 107 डिग्री आया है वो एक्चुअली S के घुसने से आया है। इनका तो वही नॉर्मल रूटीन में जो होना चाहिए था 90 के आसपास वही है। अब क्योंकि P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है H से, रिजल्टिंग ये लोन पेयर शेयर्ड पेयर P के कुछ क्लोज होगा। N में तो ये बहुत ही क्लोज होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो एक प्रॉब्लम था ही सही, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन पेयर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचे हुए होगी, रिजल्टिंग इनके बीच में रिपल्शन रहेगा, बॉन्ड एंगल कुछ ज़्यादा होगा। यहाँ ये थोड़े दूर हो गए हैं तो बॉन्ड एंगल कम होगा। यहाँ पे एक तो साइज़ ही बिस्मथ का बहुत बड़ा है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही बहुत दूर होना था, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अब उतनी ज़्यादा नहीं है, रिजल्टिंग ये वाले जो शेयर्ड पेयर हैं वो और भी दूर हो जाते हैं, और दूर हो जाएंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होता जाएगा। अगर आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक बॉन्ड एंगल का डिफरेंस देखना है कि क्यों हुआ, तो उसके पीछे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वजह है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी हाई होगी वो शेयर्ड पेयर्स को अपने नज़दीक खींचेगा, बॉन्ड एंगल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ रिजल्टिंग बॉन्ड एंगल सबसे कम और यहाँ सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा। ये वजह तो थी ही थी, साथ में एक और वजह थी, और वो वजह थी हाइब्रिडाइजेशन का इन्वॉल्व हो जाना। हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर हो रही थी जिसकी वजह से एंगल एक्सेप्शनली लार्ज था, और यहाँ जो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से देख रहे हैं। ये पहला पॉइंट था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। और अब उसके बाद छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल। थर्मल स्टेबिलिटी को देखिए, ये अमोनिया है, ये PH3 है, ये ASH3 है, और ये SBH3 है। एक एक बॉन्ड दिखाया आपको। बॉन्ड जितना वीक होगा उतना थर्मली कम स्टेबल होगा। ये तो BiH3 थर्मली सबसे कम स्टेबल होगा, और NH3 थर्मली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सिंपल सा थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड करने वाली है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर को देखिए आप, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर को देखिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है कि कौन जल्दी H को छोड़ता है। तो डेफिनेटली जो बॉन्ड बड़ा होगा वही H को जल्दी छोड़ेगा, वही रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा। यानी कि BiH3 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन इट विल बी SBH3, देन इट विल बी PH3 एंड दैट इट विल बी NH3। एक आर्सेनिक और है, वो भी सीक्वेंस पे वैसे ही आएगा जैसे बाकी आ रहे हैं, तो अभी मैंने दिखा नहीं रखा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर। अब रहेगी दो प्रॉपर्टी। पहला देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज़। बेसिसिटी किस बात पे डिपेंड करती है? ये अमोनिया है लोन पेयर के साथ, बहुत ही बढ़िया बेस है, बहुत ही बढ़िया। ये PH3 है। अब ये बहुत अच्छा बेस नहीं है। क्या वजह है उसके पीछे? एक्चुअली अमोनिया का ये छोटा सा साइज है जिस पे लोन पेयर्स हैं, जबकि फॉस्फीन का ये बहुत बड़ा साइज है और उस पे लोन पेयर है। और अगर मैं ASH3 बनाऊं तो वो तो और भी बड़ा साइज है और उस पे लोन पेयर्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इतनी बड़ी जगह पे फैला हुआ है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इतनी छोटी जगह पे फैला हुआ है। तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ज़्यादा जल्दी किसी H+ को पकड़ सकता है, स्ट्रॉन्गर बेस एक्ट करेगा। वन मोर पॉइंट, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का बहुत बढ़िया डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, और जिस ऑर्बिटल में डायरेक्शन अच्छा है वो किसी दूसरी ऑर्बिटल से उतना ही अच्छा ओवरलैप कर सकती है। इस ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं था, ये स्फेरिकल थी, तो किसी दूसरी के साथ लाइक H+ के साथ उसका ओवरलैप इतना बढ़िया नहीं हो सकता। देखिए आप इधर, ये मान लीजिए P ऑर्बिटल है या हाइब्रिड ऑर्बिटल,
ये, और ये आपके पास है s ऑर्बिटल, यहाँ दिखा देता हूँ, ये s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, 4 जोन दिखाए हैं मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, यहाँ पे ये 2 डेंसिटीज़ हैं और यहाँ पे सिर्फ यही एक डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब कोई बॉडी यहाँ ओवरलैप करती है तो 50% डेंसिटी के साथ ओवरलैप कर सकती है, यहाँ पे वो मोर देन 50% डेंसिटी के साथ ओवरलैप करेगी, और यहाँ पे अगर वो बॉडी ओवरलैप करती है तो आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा जोन ही है जो ओवरलैप में इन्वॉल्व होगा, अप्रॉक्सीमेट 25% जोन के साथ ही ओवरलैप हो पा रहा है। रिजल्टिंग जो SS ओवरलैप है, एक 1s का छोड़ दीजिए, बाकी सभी SS ओवरलैप ज़्यादा बढ़िया नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये जो SS ओवरलैप था ये कोई बहुत बढ़िया नहीं होने वाला था, जबकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और S का ओवरलैप क्वाइट उससे ज़्यादा इफेक्टिव था, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रोंगर बेस एक्ट कर सकता था और ये वीकर। अब जब इन सभी में बात करनी थी मुझे BIS3, SBH3, PS3 में, तो सभी का ऑर्बिटल S में ही था और बड़ी बड़ी और बड़ा बड़ा साइज़ था, लोन पेयर का डेंसिटी बहुत फैल जाता, रिजल्टिंग H+ को इतना जल्दी कैच नहीं कर सकता था। मतलब अमोनिया सबसे स्ट्रोंग बेस प्रूव्ड था, अमोनिया सबसे स्ट्रोंग बेस प्रूव्ड था, और जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते जाते तो बेसिक कैरेक्टर लगातार घटता जा रहा था। यू कैन सी अमोनिया वाज द वेरी स्ट्रोंगर बेस, देन इट इज़ PH3, देन इट इज़ SBH3 एंड देन इट इज़ BIH3। ये हमारे पास ट्रेंड रहता है बेसिक कैरेक्टर का। आखिरी आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, NH3, PH3, ASH3, BIH3, एक फिर छूट गया SBH3 लिख देता हूँ चलो, और एक BIH3। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना है। अगर सिर्फ इन 4 को देखो तो बहुत आसान है, ये सभी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी में डाइपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा और साइज बढ़ने से डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ता है, रिजल्टिंग BIH3 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, SBH3 उसके बाद, ASH3 उसके बाद और PH3 उसके बाद। अब मैं सोच रहा था अमोनिया सबसे पीछे आना चाहिए, बट अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सेप्शनली बढ़ गया, तो मेल्टिंग पॉइंट में तो वो सबको बीट करता हुआ सबसे आगे चला गया, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में वो इन दोनों के बीच में सेटल हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भी मैं बता चुका हूँ, याद रख लेना कि अमोनिया का जो एक्सेप्शनली रैंक चेंज हो गया लास्ट से, वो फर्स्ट या सेकंड लास्ट बन रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में सेपरेटली, तो वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो पा रहा है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं वो सब प्रॉपर्टीज़ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा क्लास 12 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहता है। सेम ऐसे ही ग्रुप 16 और 17 में भी ये बातें हम करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 15 के मेंबर्स के विद दिस क्वेश्चंस। गुड बाय।